हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 से चैप्टर 2 दादी माँ। इससे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। दादी माँ। दादी माँ कौन होती है ये सबको पता है। हमारे पापा की मम्मी, वो कौन होती हैं? हमारी दादी माँ। और जो दादी माँ होती हैं वो सबकी प्यारी होती हैं। ऊपर से ऐसे लगता है कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही नर्म होती हैं, उतना ही हमसे प्यार करती हैं। कभी कभी अगर मम्मी हमको डांटें तो दादी मम्मी को ही डांट देती हैं कि मेरे बच्चे को क्यों डांटा। और अगर कभी पापा डांट रहे हों तो पापा को दादी डांट देती हैं कि भाई मेरे बच्चे को क्यों डांटा। तो दादी माँ जो होती है ना, वो सबकी फेवरेट होती हैं और अपने पोते पोतियों से तो बहुत ही प्यार करती हैं। इस चैप्टर को लिखा है शिव प्रसाद मिश्र जी ने। इसमें लेखक ने अपनी कहानी बयां की है। उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया है। बच्चों, इस चैप्टर में ना आप हिंदी महीनों के नाम भी सीखोगे और लेखक ने अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं का जिक्र इस कहानी में किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ होता क्या है। थोड़ी सी कठिनाई हो, चाहे कितनी गर्मियाँ बीत गई हों, बरसात बीत गई हों और वसंत के मौसम बीत गए हों, फिर भी मेरा मन कभी कभी अनमना सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा मन मान नहीं रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे मुंह पर तो मुझे खुश करने के लिए ये बोलते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, और फिर पीठ पीछे मुझे ये भी बोलते हैं कि ये तो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो ये घबरा जाता है, ये बड़ा ही कमज़ोर है। और फिर ऐसा कहकर वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। अब लेखक ने यहाँ छुट्टियाँ आने वाली हैं तो ऐसा सोचकर लेखक खुश क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं कि छुट्टियाँ ही तो होती हैं। जब बच्चे अगर दूर भी रहते हों तो कम से कम छुट्टियों में तो अपनी दादी नानी के यहाँ जाते ही हैं। तो लेखक जैसे ही छुट्टियों का नाम सुनते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी हो जाती है और वो दोस्तों के सामने बहुत खुश हो जाते हैं। लेखक के दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, वो मुँह पे लेखक को प्रसन्न करने के लिए ये बताते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं तो अब वो दादी के घर जाएगा, और पीठ पीछे उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। लेखक सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं उन बातों को कभी नहीं सोचूंगा। कोई बात नहीं, दोस्तों के ऐसा करने से क्या होता है। लेकिन फिर अचानक ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद कहते हैं सर्दियों के मौसम को, सर्दियों की जो ठंडी किरणें होती हैं, क्योंकि धूप की गर्मी उस समय तेज नहीं लगती, उसी तरह से जो धूप होती है सर्दियों की धूप वो बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों की धूप की तरह ही
मेरे सामने किसी की बिल्कुल स्पष्ट और शीतल धुंधली सी छाया नाच उठती है। वो किसकी छाया है? उसकी दादी माँ की छाया है। और मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार जो होता है ना, वो आश्विन मास का पर्यायवाची शब्द है। यानी जो आश्विन महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो 7वां महीना होता है और उसी को क्वार का महीना कहा जाता है। और ये वाला टाइम कौन सा होता है? अंग्रेजी में सितंबर और अक्टूबर इसके बीच में आता है। यानी लगभग 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय। कभी कभी ये डेट आगे पीछे भी हो जाती हैं, लेकिन होता बीच में ही है। तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बच्चों, गांव में क्या होता है ना, जब बरसातें बहुत ज़्यादा आती हैं तो वहाँ की जो घास वगैरह होती है वो सारी तैर करके गांव में जो तालाब होते हैं वहाँ पर आकर के रुक जाती है। और बारिश के मौसम के बाद वो तालाबों में थोड़ा थोड़ा सड़ने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसकी बदबू नहीं आया करती, एक सुगंध सी आती है। ये गांव के बच्चे जानते होंगे। तो बहुत ही अच्छी विचित्र सी गंध छोड़ती है वो चीज़ें। और जो गांव में रहते हैं, अगर वो बाद में शहरों में रहने जाते हैं तो वो इन चीज़ों को बड़ा मिस करते हैं। तो लेखक भी इसी तरह से कहते हैं कि जब सूरज की गर्मी में जब वो खौल जाते हैं, जब गर्मियों का मौसम होता है तो क्या होता है, वो पानी में सड़ जाते हैं और एक विचित्र गंध को छोड़ रहे हैं। रास्तों में जो कीचड़ है वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो लेखक इस बात को पूरी तरह से बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो रास्तों पे कीचड़ है, बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाता है रास्तों में, क्योंकि ज़्यादातर जो गांव होते हैं दूर दराज के, वहाँ की जो सड़कें होती हैं वो कच्ची होती हैं। तो कच्ची होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो वो कीचड़ भी सूख जाता है। तो वो भी बता रहे हैं कि जो रास्ते का कीचड़ है वो सूख गया है और गाँव के जो लड़के हैं वो किनारों पर जो झाग भरे जलाशय हैं, जो तालाब हैं, उसमें धमाकों से कूद रहे हैं। जो जलाशय होता है ना, उसको तालाब कहा जाता है। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब देखो, गर्मियों का मौसम आता है तो उसी समय किसका सीज़न आता है, आम का सीज़न भी आ जाता है। तो जैसे ही गर्मी आती है तरबूज का सीज़न आ जाता है, ककड़ी का सीज़न आ जाता है। ऐसे ही जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो संतरे का सीज़न आ जाता है, अंगूर का सीज़न आ जाता है। तो हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आषाढ़ महीने में यानी जून और जुलाई के महीने में अगर आम ना मिले या जामुन ना मिले तो उसकी चिंता नहीं है, और अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं है। और चैत के महीने में, चैत कहते हैं मार्च और अप्रैल का महीना, और उस समय अगर लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले यानी जिसको आप गजक कहते हैं, तो वो ना मिले तो उसका भी अफसोस नहीं है। लेकिन अगर क्वार यानी अश्विन का महीना हो, सितंबर अक्टूबर का महीना हो और इस समय उस झाग भरे जल में कूदना ना पड़े तो बड़ा बुरा लगता है। यानी वो भी चाहता है कि हर बार वो उस जलाशय में, उस तालाब में कूद के नहाए, कि जैसा सारे गांव के बच्चे करते हैं। तो मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं भीतर ही भीतर मन ही मन बात कर रहा था। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे मन ही मन बुदबुदाते रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, मैं भी वहाँ पे कूदता। तो इस तरह से वो भी कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मैं भी वहाँ भीतर ही भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 1-2 दिन ही कूदा था और मैं क्या हुआ, बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। बच्चे जब उस तालाब में सारा दिन नहाते हैं ना तो क्या होता है, तो सारा दिन नहाने की वजह से क्या होता है,
थोड़ी बहुत ठंड लग जाती है और थोड़ा बहुत बुखार भी आता है, लेकिन फिर भी नहाने का तो अलग ही मज़ा है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर कहते हैं बुखार को, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में थोड़ा सा दर्द हो, लेकिन उसके बाद भी सारा दिन खाने में नींबू और साबू मिले। तो इस बार लेकिन कुछ अलग हो गया। क्या हुआ, बुखार चढ़ा और चढ़ता ही गया, और इतनी तेज़ बुखार चढ़ा कि रजाई पर रजाई, उसको ठंड से बुखार आ रहा था तो रजाई के ऊपर रजाई डाली जा रही थी। तो कहता है कि जब रात को उतरा, वो भी 12 बजे के बाद, अब रात के 12 बजे तो नहाने जा नहीं सकते, तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग जो थे वो तालाबों में ही नहाया करते थे। आजकल तो सब लोग घरों में नहाते हैं, अपने बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग जो गांव में नदियां होती थी उस पे नहाया करते थे, या जो तालाब हुआ करते थे उसमें नहाया करते थे। तो दादी माँ भी ऐसा लग रहा था वो अभी अभी उसी झाग वाले जल से नहा के आई हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, उन्होंने मुझे चेक किया क्योंकि मुझे बुखार था। वो मुझे छू के देख रही थी, जैसे ही नहा के आई तो वो देख रही हैं। और उनका शरीर कैसा था ये बताया गया है, दुबला पतला था। अब देखो ये जो शब्द होते हैं ना, दुबले पतले, तो ये क्या है, ये विशेषण शब्द होते हैं, उनके शरीर की विशेषता बता रहे हैं। तो इस पर हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे विशेषण पर। तो आपको ये समझना है कि ये जो है विशेषण शब्द है। और उनके बाल कैसे हैं, बिल्कुल सफ़ेद बाल हो चुके हैं। तो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जो सफ़ेद रंग की किनारीहीन धोती पहनी हुई है, जिस पर किनारी नहीं होती, किनारीहीन का मतलब है किनारी ना होना, तो किनारीहीन धोती पहनी हुई है, और उनके पूरे जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, और उस पर टपके हुए जल की शीतलता, उनके बालों से भी पानी नीचे की ओर बह रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बालों को भी धोया है। और जैसे ही वो आई तो उन्होंने क्या किया, मेरे सर और पैर को छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज्वर हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं चबूतरे से वो मिट्टी उठा के लाई और उसको मेरे मुंह में डाला, और थोड़ी सी मिट्टी जो है माथे पर लगा दी, और दिन रात चारपाई के पास वो बैठी रहती। और दादी माँ क्या करती, वो कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, और बार बार वो दालचीनी का लेप भी लगाती, हाथ पैर कपड़े से सहलाती, क्योंकि उसके हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा आग की तरह निकल रहा था। जब ज्वर होता है ना तो बहुत तापमान जो होता है, हमारे शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो वो बार बार उसको कपड़े से सहला रही थी। और क्या कर रही थी, दालचीनी का लेप करती, और फिर बार बार 20 बार यानी बार बार छू छू कर बुखार का अनुमान लगाती कि कम हुआ है कि नहीं हुआ है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आखिर लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब वो ऐसा क्यों करती, जो दादी माँ होती है ना वो बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो बार बार ये पूछ रही हैं कि पानी आया कि नहीं आया, पीपल की छाल से छौंका लगाया कि नहीं लगाया। जब खिचड़ी में क्या डाला जाता है, मूंग की दाल डाली जाती है, तो बार बार पूछती हैं कि वो अच्छे से मिली है कि नहीं मिली है, या कोई सीधा ही घर में तो नहीं आ गया बीमार से मिलने। तो बार बार वो कई प्रश्न पूछती और घर वालों को परेशान कर देती। उनका जो मन होता है ना वो परेशान करने का नहीं होता, वो इतनी केयर करती हैं कि केयर में बहुत प्रश्न पूछ देती हैं। तो दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम। वो घर में ही ऐसा नहीं करती थी, गांव में भी अगर कोई बीमार हो जाता था तो वहाँ भी वो यही करती थी, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, ससाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अच्छा, गांव में ये बात भी बड़ी होती कि हाँ भाई भूत प्रेत का साया है इस पे, तो इसी तरह से वो भी
झट से बता देते हैं कि ऐसा है, मलेरिया है, सरसाम है, नमोनिया है, कुछ भी है तो वो बता देती कि इसको ये परेशानी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, तो वो क्या करती, इन बीमारियों को दूर भगाने के लिए रोज नहा के फिर लौंग, गुड़ और मिश्री की जलधारा बरसाती और फिर गुग्गल और धूप जलाया करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, बहुत अच्छे से सफाई करती। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी कि दवाई पूरे टाइम से देनी है, मिश्री और शहद खत्म नहीं होनी चाहिए, चादर और गिलाफ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो उनको सफाई बहुत पसंद थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपनी मन से पकाकर खिचड़ी या साबू बना देते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा कह रहे हैं कि दादी माँ जो थी ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। उनको समय से दवाई देती, मिश्री शहद देती, चादर और गिलाफ अच्छे से बदलती, सफाई का ध्यान रखती। तो कहते हैं कि बुखार तो अब भी होता है, लेकिन अब क्या होता है, अब दादी माँ तो नहीं आती, नौकर आता है, पानी दे जाता है, और जो कुक हैं वो खाना खिचड़ी बना देते हैं या साबू बना के दे जाते हैं, और डॉक्टर साहब भी आकर के नाड़ी नब्ज जो है वो चेक करते हैं और फिर कुनैन की दवाई देकर चले जाते हैं। अब ये कुनैन क्या है, जो मलेरिया हो जाता है ना जब, तो कुनैन की दवाई दी जाती थी। और मलेरिया में कैसे बुखार आता है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। और लेकिन वो कहते हैं कि आज बुखार होता है, लेकिन फिर भी ऐसा बुखार आए ऐसा मन नहीं होता। हालांकि बीमार तो कोई नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि अगर बुखार हो भी जाता है तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा बुखार हो कि कोई भी आ जाए और दवाई दे जाए और खाना पका के दे जाए। लेकिन जो दादी माँ केयर करती थी वैसी केयर कोई नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी शादी ब्याह वाला घर ठहरा, है ना। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब घर में बुजुर्ग लोग क्या करते हैं ना, वो काम करवाते हैं। तो ऐसा ही लेखक भी कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि वो कोई काम नहीं करती, किससे क्या काम करवाना है ये उन्हें अच्छे से आता था। और अगर वो उसके पास नहीं पहुंचती थी तो वो काम जरूर देरी से होता था। विलंब कहते हैं देर। अनुपस्थिति यानी उपस्थित ना होना, अगर वो वहाँ नहीं है तो जरूरी ही उस काम में देर हो जाएगी। तो दादी माँ सबसे काम बखूबी करवाना जानती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अच्छा बच्चों, पहले क्या होता था ना, पहले लोग एक दूसरे से ही पैसे उधार ले जाया करते थे। आजकल तो लोगों को अगर पैसा चाहिए तो सब बैंक में जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग ऐसे आदमी के पास जाते थे जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था, और लोग एक दूसरे की मदद कर भी दिया करते थे। और इस तरह से वो ब्याज पर भी पैसे नहीं देते थे, वो कई लोग तो ऐसे ही दे देते थे। वो कहते थे जब तेरे पास होंगे तू दे दिया करना। तो पहले के टाइम की जो बात थी वो अलग ही थी। उन दिनों आज की तरह महंगाई नहीं हुआ करती थी, ना आज की तरह खर्चे हुआ करते थे। तो इसी तरह से जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दादी माँ किसी से बिगड़ रही हैं, उनको समझा रही हैं, उनको डांट रही हैं। वो कह रही हैं कि तुमने तो आज ही दो, तुम ब्याज के साथ आज ही दो। मैं सूद का मतलब होता है ब्याज सहित विद इंटरेस्ट, है ना।
तो उन्होंने कहा आज ही दो, क्योंकि तुम बार बार मांगने के समय तो तुम आई थी, तुम कह रही थी कि मैं दे दूँगी टाइम से, लेकिन अब तक तुमने एक पाई भी नहीं दी, एक पैसा नहीं दिया, है ना। और तुम क्या कहती थी, मैं आजकल में दे दूँगी, फसल पे दे दूँगी, लेकिन अब तुम्हारी खातिर क्या दूसरी फसल कटेगी, यानी अब कोई और टाइम आएगा जब तुम पैसे दोगी, तुम्हारी फसल भी कट चुकी तब भी तुमने पैसा नहीं दिया। तो दादी माँ उस पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तो वो कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और वो कहती है, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो जो रामी की चाची थी वो रोती हुई आई और उन्होंने क्या किया, दादी माँ के पैरों की ओर वो झुक गई और वो कहती हैं कि उसकी बेटी की शादी है, तो अगर आप दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी को की हेल्प कौन करेगा। तो दादी माँ कहती हैं, हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तो उसने कहा, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ मुझ पे भी गुस्सा करने लगी। वो कहती हैं, चल चल, चला है समझाने। तो मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो मैंने कहा, क्या बात है धन्यो चाची। विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। तो उसने बताया कि उसकी दादी माँ कितनी ज़्यादा दयालु हैं। उसने कहा कि जो उसकी दादी माँ है वो स्पेशली उसके घर आई थी और उसने ये भी कहा कि तुम्हें पहले वाले पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा उन्होंने 10 रुपये का नोट और भी दिया, 10 रुपये का जो नोट होता है वो और भी दिया, और उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी भी बेटी, है ना, और 10-5 रुपये के लिए क्यों लड़ाई करनी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लेखक की दादी थी वो कितनी दरिया दिल थी, यानी दूसरों की कितनी केयर भी करती थी और उन्हें कितना ख्याल रहता था। यहाँ पे देखो 10 रुपये का नोट की बात हुई है, और आजकल तो 10 रुपये में बच्चे 1 मिनट में टॉफ़ी खा लेते हैं, एक चॉकलेट ले लेते हैं, लेकिन जो पहले के समय में ना 10 रुपये के नोट की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। लेखक ने पूछा धन्नो चाची से कि उस रोज़ तो तुम्हें दादी माँ बहुत डांट रही थी। तो उसने कहा कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि मैंने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, रुपया देना है तो डांटना है, ये तो मेरी बात समझ में नहीं आई। तो मैं फिर भी हंस रहा था और आगे की ओर चला गया। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो लेखक की दादी हैं वो कितनी ज़्यादा काइंड नेचर की थी। अब किशन के ब्याह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो उनके यहाँ एक रिवाज है कि 4-5 दिन पहले से रोज गीत होगा, और शादी से एक दिन पहले जो है वो एक नाटक के रूप में सब लोग औरतें मिलकर एक नाटक प्रस्तुत करती हैं। उसमें क्या होता है, जिसकी शादी होती है उस वहाँ से लेकर के जब उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट जो होते हैं वो औरतें ही करती हैं, जितने भी रोल होते हैं तो वो औरतें ही किया करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो मेरा जो ममेरा भाई राघव था वो भी सो रहा था, तो वो भी लेट पहुंचा, तो वो भी बारात में नहीं जा सका। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि उसमें औरतें पार्ट लेती हैं सभी। तो मैं और मेरा भाई ये दोनों लड़के हो गए, तो ये थे, तो इसलिए औरतों ने इस पर आपत्ति करी कि ये लड़के इसमें क्यों आ गए। तो दादी माँ बिगड़ी। उसने कहा, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो उन्होंने कहा, लड़के हैं तो क्या हो गया, है ना, तो इनसे कोई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पास ही एक चारपाई और चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस ना दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा।
पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। मैंने ऐसा रिएक्ट किया कि मैं सो रहा हूँ। जब भाभी ने कोई एक ऐसी बात कर दी तो मुझे इतनी तेज हंसी आ गई कि भंडाफोड़ हो गया। सबको पता लग गया कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने के बाद जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक? वो इसलिए कह रहे हैं कि दादी मारने तो नहीं देंगी, ना दूसरों को डांटने देंगी, है ना। वो खुद भले डांट लें, लेकिन दूसरों से डांट पड़ते हुए वो नहीं देख सकती। तो वो यही कहते हैं कि भाई दादी के पास अगर हमने कोई गलती कर दी तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाओ। दादी माँ की छाया यानी दादी माँ के पास खड़े हो जाओ तो अभयदान मिल जाएगा, डांट से भी बच जाएंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी। वो आज उसके साथ नहीं है, फिर भी उनको, लेखक को एक एक बात उनकी आज भी याद है, अच्छे से याद है। और दादी माँ अच्छे से जानती थी कि जब परिस्थितियों का पहिया जीवन में घूमता है तो कैसे कैसे दिन देखने को मिलते हैं। दादी माँ इस बात को अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। लेखक कहते हैं कि जो उनके दादाजी थे ना, उन्होंने दादी माँ को धोखा दिया था। वो क्यों धोखा दिया था? वो कहते थे तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि उनके मरने से पहले, यानी उनके दादी माँ पहले मर जाएंगी और वो उनके बाद मरेंगे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो दादा थे उनकी डेथ जो थी वो पहले हो गई। अब दादा की मृत्यु के बाद जो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले और मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। तो होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब दादी माँ की जो संपत्ति थी उस पर उनके जो दोस्त थे, जो उनके शुभ चिंतक बनते थे, वो भी उनसे पैसा ऐंठने की ही सोचते थे। अब दादा के जब श्राद्ध करा जाता है तो दादी माँ मना करती थी पिताजी से कि उन्हें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अतुल संपत्ति उन्होंने व्यय करी है, जो उन्होंने खर्च करी है, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, माघ महीना कहते हैं जनवरी और फरवरी का महीना। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अब जनवरी फरवरी के महीने में बहुत ठंड होती है, तो दादी माँ जो थी वो अक्सर उदास रहा करती थी। और उस समय कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो ठंड हड्डियों में घुस रही है। मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। मैंने उन्हें पहली बार ऐसा देखा था कि उन्होंने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हुए था और उस समय दादी माँ ने गीली धोती पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। तो इसलिए जैसे ही दादी माँ ने आंखें खोली तो मैंने उनसे कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ऐसा दादी ने कहा। तो दादी माँ से लेखक ने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ।
तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं? कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। पिताजी और किशन भैया बैठे हुए थे। वो यही कह रहे थे कि कोई रुपया देता नहीं, अभी तो पिछले भी बाकी हैं। रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी भी हूँ, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। उनके कहने का मतलब ये था कि इंसान के पास जितना हो उसे सारा का सारा खर्च नहीं करना चाहिए, उसे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जोड़कर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि विपत्ति किसी पर भी आ सकती है और उसका सामना करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बड़े बूढ़े लोग जो होते थे वो इसी तरह से चीज़ों को सहेज कर रखा करते थे। तो आज उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन दादाजी के द्वारा दिया हुआ जो कंगन था वो दादी ने निकाल कर अपने बेटे को दे दिया और पोते को दे दिया, किशन भैया को और उनके पापा को। सचमुच मेरी दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गईं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनों से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक बताते हैं कि एक दिन उनके पास एक पत्र आता है, चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में उनकी दादी माँ की मृत्यु के बारे में लिखा होता है। लेकिन उनका मन बार बार यही बात पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है? उन्होंने अपने दादी माँ के प्यार को बहुत नज़दीक से देखा था। उन्होंने देखा था कि दादी माँ किस तरह से उनकी केयर करती हैं, किस तरह से दूसरों की भी केयर करती हैं, सिर्फ अपनों की नहीं दूसरों की भी कितनी केयर करती हैं, दूसरों के प्रति भी वो कितनी दयालु हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती थी उसको किस तरह से उसकी मदद किया करती थी और अपने लिए कुछ नहीं सोचती थी। जब मुसीबत के दिन उनके परिवार पर आए तो उस समय उनकी दादी माँ ने अपने पति द्वारा दिया हुआ कंगन भी अपने परिवार को ही सौंप दिया कि उसका भी क्या करना है। तो दादी माँ के प्रति जो लेखक की यादें थीं उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें पहुँचाने की कोशिश करी है। तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय।